हेलो डियर, आप सभी को वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान पे। देखिए आज है सेकेंड ईयर का, आज जो है सैटरडे है, तो इस सप्ताह का जो है आखिरी है और MSN 1 के बारे में देखने वाले हैं। मींस कहा जाए मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 के बारे में देखने वाले। ठीक है, आज जो है हम लोग 3 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है आप सभी के बीच में ब्रेन ट्यूमर का, यानी ब्रेन ट्यूमर कैसे होता है, होने के बाद क्या लक्षण होता है और ब्रेन ट्यूमर जैसे होता है तो इसमें क्या होता है, सारा चीज़ देखेंगे। इसका उपचार भी देखेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ें देखेंगे। दूसरी चीज़ें हमारे सामने है, बहुत ही शानदार प्रश्न है वो भी, तो जो है उसको भी हम लोग देखेंगे। और तीसरा प्रश्न है विभिन्न दवाई और उसके उपयोगी होने वाले कौन कौन से बीमारी में कौन से दवाई का उपयोग होता है। लगभग जो है 15 के आसपास दवाई और इसके बीमारी का नाम हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि 5 से 10 नंबर में आपके जो है पूछ देता है कि दे देगा बीमारी के नाम और कहेगा कि इसमें उपयोगी दवाइयाँ का नाम बताइए, या दवाई के नाम दे देगा, पूछेगा बीमारी का नाम बताइए। ठीक है, तो जो है देखेंगे, समझ गए। चलिए देखिए ब्रेन ट्यूमर होता क्या है देख लीजिए। जो लोग पढ़ने वाले हैं पढ़िए, जो लोग नहीं पढ़ने वाले हैं उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, मस्तिष्क में कोशिकाओं सेल्स की असमान एबनॉर्मल अनियंत्रित मतलब अनकंट्रोलेड तथा अनकोऑर्डिनेट वृद्धि होना ब्रेन ट्यूमर कहलाता है। देखिए ब्रेन ट्यूमर क्या है, ट्यूमर क्या होता है, तो ट्यूमर जो है वह होता है यह एक जो है गांठ बन जाना, मतलब एक जो है गांठ बन के एक सूजन के टाइप का हो जाता है, वही ट्यूमर है। तो शरीर के अंग जो है कैसे वहाँ पे गठन होता है, कैसे वहाँ पे जो है ट्यूमर हो जाता है, आखिर क्या वह मांस का गठन हो जाता है। देखिए बेसिकली हम लोग को जो है देखने को मिलता है कि वहाँ पे सूजन हो गया है, वहाँ पे जो है मांस फूल गया है, ये सब चीज़ें हो जाता है। ठीक है, लेकिन रियलिटी में वो क्या होता है कि उस जगह पर जो है जो कोशिका होता है, चूँकि हम लोग जानते हैं हमारे शरीर का एक एक पार्ट कोशिका का बना हुआ है। कोशिका मिलकर ऊतक बनाता है और ऊतक के मिलने से बनता है। तो हम लोग जानते हैं कि कहीं भी अगर जो सेल होता है अगर क्षतिग्रस्त होता है तो नया सेल आकर वहाँ पे उसको क्या करता है, पूर्ति करता है, और यही जो है पूर्ति करने को टूटने को जो है विभाजन होते रहता है कोशिका का। तो ये जो कोशिका होता है, जिस भी शरीर में ट्यूमर होता है किसी भाग पर, तो वहाँ का जो सेल होता है वह अनकंट्रोल मतलब असमान रूप से, अनियंत्रित रूप से, और वो इतना ना ज़्यादा वहाँ पे वृद्धि हो जाता है कि वह एक ट्यूमर का रूप ले लेता है। एक दूसरे के मिल कर कोशिका वह एक ट्यूमर का रूप ले लेता है, और वही जो है आपका क्या कहलाता है, ब्रेन ट्यूमर कहलाता है। या शरीर में किसी भी जगह पर ट्यूमर होता है तो वो ट्यूमर कहलाता है। समझ गए। यह मस्तिष्क है, ब्रेन है मतलब मस्तिष्क का है। तो मस्तिष्क का जो सेल होगा वह एबनॉर्मल मतलब असमान रूप से अनियंत्रित होकर तथा ये अनियंत्रित वृद्धि होकर वह ट्यूमर का रूप ले लेता है, और वही ब्रेन ट्यूमर कहलाता है। समझ गए। चलिए इसका कारण क्या होता है देख लीजिए। कारण होता है कॉज क्या है, इसका कॉज क्या है, जेनेटिक्स फैक्टर। इसका जो कॉज होता है अनुवांशिक फैक्टर होगा, जेनेटिक्स फैक्टर। ठीक है, उसके बाद एपेस्टीन बार वायरस संक्रमण। देखिए एक होता है आपका एपेस्टीन बार वायरस संक्रमण से हो सकता है ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर। एक्सपोजर टू वाइनल क्लोराइड, ठीक है ना, ये सब कारण होता है। जेनेटिक्स फैक्टर होगा, या एपेस्टीन बार वायरस संक्रमण होगा, या एक्सपोजर टू विनाइल क्लोराइड होता है। समझ गए, विनाइल क्लोराइड। तो ये 3 याद रखिएगा। और एक होता है चोट के कारण भी ब्रेन ट्यूमर होता है। समझ गए ना, चोट के कारण भी ब्रेन ट्यूमर होता है, तो ट्रॉमा भी लिख दीजिएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए जेनेटिक फैक्टर, एपेस्टीन बार वायरस संक्रमण, एक्सपोजर टू विनाइल क्लोराइड, ये 3 याद रखिएगा, और एक चोट याद रखिएगा। ठीक है, ब्रेन ट्यूमर होने का कारण है एपेस्टीन बार वायरस संक्रमण, एक्सपोजर विनाइल क्लोराइड। समझ गए। चलिए एपेस्टीन वायरस संक्रमण, एक्सपोजर टू वेनालाइट क्लोराइड। समझ गए। अब यहाँ पे लक्षण देखिएगा, सिम्टम्स देखिएगा कि सिम्टम्स क्या होता है। पहला है अगर किसी को ब्रेन में ट्यूमर होगा तो क्या होगा, दर्द तो करेगा ही करेगा। तो सिर दर्द होगा, सुबह के समय अधिक होगा। ठीक है, दौरे आना मतलब सीजर होगा, दौरे आ जाएगा, मूर्छा आ जाएगा। ठीक है, और दौरे वाला में आप लोग पढ़े हैं कि ब्रेन का जो सिग्नल है अचानक से वो क्या होता है, टूट जाता है सिग्नल। ठीक है, चलने में परेशानी होगा, बोलने में परेशानी होगा, चक्कर आएगा, चेतना स्तर बदल जाएगा मतलब कॉन्शियस स्तर बदल जाएगा, जहाँ पे मेमोरी लॉस वगैरह दिखता है। समझ गए। तो ये सब जो है लक्षण दिखाई देता है ब्रेन ट्यूमर वाले पेशेंट का। ठीक है, देख लीजिए एक बार और क्या क्या लक्षण। कारण तो एपेस्टीन बार वायरस संक्रमण है, और एक्सपोजर टू वेनाइल क्लोराइड, और जेनेटिक्स फैक्टर, और ट्रॉमा मतलब चोट। समझ गए। लक्षण क्या होगा, मतलब हेड क्या बोलते हैं उसको,
ब्रेन ट्यूमर का, तो सिर दर्द होगा, सुबह के समय अधिक होगा, दौरे आएगा, ठीक है, चलने में परेशानी होगा, बोलने में परेशानी, चक्कर आएगा, चेतना स्तर बदलेगा, ठीक है, ये चीज़ होता है। अब नेक्स्ट है डायग्नोसिस। देखिए डायग्नोसिस क्या होता है, समझ गए। देखिए इसमें डायग्नोसिस क्या क्या होगा ब्रेन ट्यूमर में, इतिवृत्ति हिस्ट्री लेना, ठीक है, शारीरिक परीक्षण, फिजिकल एग्जामिनेशन, सीटी स्कैन ये भी होगा, स्कल एक्सरे, खोपड़ी का स्कले, एमआरआई एक्सरे होगा, एमआरआई होगा, ईईजी होगा, ठीक है, और बायोप्सी एग्जामिनेशन होगा। तो ये सब जो है टेस्ट होता है। किसी को अगर ब्रेन ट्यूमर होता है तो सीटी स्कैन, एमआरआई, ईईजी, स्कल एक्सरे, ठीक है, बायोप्सी, शारीरिक परीक्षण, ये सब इतिवृत्ति, ये सब जो है आपका डायग्नोसिस हो सकता है, समझ गए। चलिए तो ये तो हो गया डायग्नोसिस। अब इसका उपचार क्या होगा, ट्रीटमेंट क्या होगा ब्रेन ट्यूमर वाले के लिए, देख लीजिए। पहला ट्रीटमेंट है रेडियोथेरेपी, समझ गए। रेडियोथेरेपी के जरिए जो है इसका होगा, ठीक है। उसके बाद है कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी किया जाएगा। उसके बाद जो है क्रेनियोटॉमी होता है, क्या चीज़, क्रेनियोटॉमी, क्रेनियोटॉमी सर्जरी द्वारा ट्यूमर को निकालना। अगर एक कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी अगर प्रभावहीन हो जाता है ब्रेन ट्यूमर में, तो जो है क्रेनियोटॉमी के द्वारा, सर्जरी के द्वारा ट्यूमर को निकाल दिया जाता है, क्रेनियोटॉमी के द्वारा, समझ गए। चलिए तो ये आपका हो गया क्या चीज़, ये उपचार हो गया। पहले उपचार किया जाता है रेडिएशन थेरेपी का और केमियोथेरेपी का, दवाई के द्वारा, ठीक है। अगर इस दवाई के द्वारा ठीक नहीं होता है तो सर्जरी किया जाएगा और उसमें जो है ट्यूमर को निकाल दिया जाता है, और ब्रेन ट्यूमर के सर्जरी को क्रेनियोटॉमी कहते हैं, समझ गए, याद रखिएगा। चलिए ये प्रश्न यहाँ पे हो गया समाप्त, समझिए, ये प्रश्न हो गया समाप्त। अगर आपसे पूछ देगा कि ब्रेन ट्यूमर वाले पेशेंट का सर्जिकल देखभाल बताइए, तो एक सर्जरी वाले पेशेंट का क्या क्या देखभाल होगा, और इसका ब्रेन में सर्जरी होगा तो क्या क्या सर्जरी, क्या क्या देखभाल ब्रेन का होगा, इसके लिए जो है लिख दीजिएगा, जो कि मैंने बहुत बार बता चुका हूँ सर्जरी देखभाल, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा गया है कि आप ग्वाइटर से क्या समझते हैं, घेघा रोग से, ठीक है, और ग्वाइटर के लक्षण लिखिए, और ग्वाइटर में सर्जरी में जो है महत्वपूर्ण बातें को लिखिए, ठीक है। तो चलिए पहला जो है हम लोग ग्वाइटर को देखते हैं। 10 नंबर में प्रश्न पूछा गया है लॉन्ग में, ठीक है, देख लीजिए। ग्वाइटर क्या होता है, घेघा रोग, असमान रूप से थायराइड ग्लैंड का बढ़ जाना ग्वाइटर कहलाता है। देखिए गले के आसपास जो है क्या होता है, हमारा थायराइड ग्लैंड होता है, समझ गए। अब ये जो ग्लैंड होता है यह असमान तरीके से बहुत ज़्यादा जो है इसमें वृद्धि हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि यह जो है आपका ट्यूमर के रूप में बाहर आ जाता है, मतलब गांठ के रूप में बाहर आ जाता है, और यही जो है आपका घेघा रोग मतलब ग्वाइटर होता है, समझ गए। कि ग्वाइटर क्यों होता है, ग्वाइटर क्या है, तो असमान रूप से थायराइड ग्लैंड का बढ़ जाना या वृद्धि हो जाना ही ग्वाइटर कहलाता है, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा इसका लक्षण लिखिए, लक्षण क्या क्या होता है, तो देख लीजिए इसका लक्षण, सिम्टम्स क्या क्या होता है, ठीक है, लक्षण देख लीजिए। लक्षण इसमें जो होता है, देखिए यहाँ पे निगलने में परेशानी, डिफ़िकल्ट इन स्वेलोइंग। अगर किसी को ग्वाइटर घेघा रोग होता है तो उसका जो है क्या होता है, निगलने में परेशानी होता है, गले में सूजन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि खांसी होगा, कफ होगा, ठीक है, आवाज़ में भारीपन आ जाएगा जिसको हॉर्सनेस बोलते हैं, सांस लेने में परेशानी, डिफ़िकल्ट इन ब्रीदिंग, निगलने में परेशानी, आवाज़ भारीपन, खांसी होना, गले में सूजन होना, ठीक है, गले में दबाव महसूस होना, क्योंकि गले में सूजन हो जाएगा तो टाइट फीलिंग इन थ्रोट, समझ गए। तो ये आपका होता है लक्षण दिखाई देता है गले में सूजन होने से, ग्वाइटर होने से, समझ गए। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि थायराइक्टोमी ऑपरेशन के बाद नर्स की 6 मुख्य बातें पॉइंट लिखिए, मतलब व्हाट आर द 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ नर्सिंग केयर आफ्टर थायराइक्टोमी। देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा कि घेघा रोग में कौन से सर्जरी किया जाता है, तो जो है उससे थायराइक्टोमी का ऑपरेशन किया जाता है। किसका, थायरोडेक्टोमी, थायरेडोक्टोमी, समझ गए, थायरोडेक्टोमी, थायरोडेक्टोमी, समझ गए। ये होता है आपका जो ग्वाइटर हो जाता है उसमें थायराइड ग्रंथि को काटकर हटा दिया जाता है, और ये आपका थायराइक्टोमी होता है, समझ गए। चलिए
देखिए थायरैक्टोमी होता क्या है समझ लीजिए। थायराइड ग्रंथि को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से काट कर अलग कर देने की शल्य क्रिया को थायरैक्टोमी कहते हैं। समझ गए? क्या समझे कि थायराइड जो ग्लैंड होता है उसको आंशिक मतलब जितना भाग प्रभावित होगा उसको काट कर हटा देगा, या अगर पूरा भाग जो अगर प्रभावित हो गया रहेगा तो पूरे थायराइड ग्लैंड को ही जो है निकाल दिया जाता है, और यही जो है आपका क्या कहलाता है, थायरैक्टोमी कहलाता है। सर्जरी के द्वारा आंशिक या पूर्ण रूप से थायराइड ग्लैंड को निकाल देना ही थायरैक्टोमी कहलाता है। समझ गए? थायरैक्टोमी कहलाता है। समझ गए? चलिए देखिए टॉमी लग जाता है वो सर्जरी हो जाता है, आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, थायरैक्टोमी ऑपरेशन के बाद नर्सिंग प्रबंध। ठीक है, अगर थायरैक्टोमी ऑपरेशन के बाद नर्सिंग प्रबंध क्या होता है, देखिए पोस्ट ऑपरेटिव केयर ऑफ थायरैक्टोमी पेशेंट। समझ गए? देख लीजिए। पहला है सर्जरी वाले दिन रोगी को एनपीओ रखे। जो सर्जरी वाले रोगी होते हैं उसको एनपीओ रखे, मतलब जो है समझ रहे हैं ना कि मुंह से जो है उसे भोजन ना कराए। ठीक है, उसके बाद दूसरा है कि आईवी फ्लूइड को चिकित्सक के निर्देशानुसार प्रदान करे। अब मुंह से भोजन नहीं कराएंगे तो कहीं ना कहीं तो उसको भोजन चाहिए ही शरीर में ऊर्जा के लिए, तो ये भोजन के रूप में फ्लूइड तरल चीज़ें जो है उसको आईवी माध्यम से भेन के माध्यम से दिया जाता है। ठीक है, तीसरा बात है कि चिकित्सक के निर्देशानुसार दर्द के लिए रोगी को एनाल्जेसिक निरंतर रूप से दे। मतलब जो डॉक्टर होंगे उसको निर्देशानुसार अगर दर्द करता है तो एनाल्जेसिक दवाइयाँ निरंतर कंटिन्यू रूप से देंगे। ठीक है, रोगी को सेमी फाउलर पोजीशन में रखे। रोगी को जो है सेमी फाउलर पोजीशन में प्रदान करके रखे ताकि उसे जो है आराम मिले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अधिक मात्रा में रक्तस्राव जीवन के लिए खतरा हो सकता है। इसके लिए ड्रेसिंग को निरंतर रूप से चेक करें, वह आवश्यकता होने पर ड्रेसिंग को बदले। देखिए कहता है कि अगर अत्यधिक मात्रा में रक्तस्राव अगर सर्जरी वाले जगह पर होता है तो जो है जीवन के लिए खतरनाक है। बात सही है, तो इसके लिए जो है बार बार जो है ड्रेसिंग को चेक करेंगे और आवश्यक पड़ने पर ड्रेसिंग को बदलेंगे। ठीक है, समझ गए। छठा है हाइपोकैल्सीमिया की पहचान करें व चिकित्सक को तुरंत सूचित करें। मतलब कैल्शियम की मात्रा कमने पर जो है तुरंत जो है पहचान करें और ऐसा होने पर डॉक्टर को तुरंत जो है सूचित करें। ये नर्स का काम होता है। समझ गए। सातवां और आखिरी पॉइंट है रोगी को शिक्षा दे कि थायरैक्टोमी ग्रंथि को हटाने के कारण अब T3 एवं T4 हार्मोन की उत्पत्ति नहीं होगी। इसके लिए प्रतिदिन लीवोथायरॉक्सिन, समझ गए, प्रतिदिन खाली पेट 1 गिलास पानी के साथ लेनी होगी। देखिए पेशेंट को ये शिक्षा देनी चाहिए कि भाई आपका अब ऑपरेशन हो चुका है जिसमें थायराइड ग्लैंड को आपका हटाया जा चुका है, तो आपको जो है शरीर को एक आवश्यक चाहिए T3 और T4 हार्मोन। तो इसके लिए जो है आपको बाहर से लीवोथायरॉक्सिन का जो है क्या करना पड़ेगा, लीवोथायरॉक्सिन का जो है आपको गोली लेना पड़ेगा प्रतिदिन 1 गिलास पानी के साथ में खाली पेट। समझ गए, ताकि जो आपका थायराइड ग्लैंड से जो निकलने वाला हार्मोन है उसको जो है मिल सके हार्मोन। समझ गए। चलिए तो ये 7 पॉइंट हो गया, आप लोग इसको जान गए। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए नर्स क्या क्या बात को ध्यान में रखेगी। सर्जरी वाले दिन रोगी को एनपीओ रखे, मतलब जिस दिन सर्जरी हुआ रहेगा उस दिन बिल्कुल मुंह से कोई भोजन नहीं देना है। ठीक है, आईवी फ्लूइड देंगे इंट्रावेन के माध्यम से। चिकित्सक के निर्देशानुसार एनाल्जेसिक दवाइयाँ देंगे दर्द होने पर। रोगी को सेमी फाउलर पोजीशन प्रदान करें। अगर अत्यधिक मात्रा में ब्लडिंग हो रहा है सर्जरी वाले स्थान पर तो यह जीवन के लिए खतरा है, तो बार बार जो है ड्रेसिंग को चेक करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर बदलेंगे। ठीक है, हाइपोकैल्सीमिया का पहचान करें और तुरंत जो है डॉक्टर को सूचित करें। T4 और T3 लेने का हमेशा सुबह जो है खाली पेट 1 गिलास पानी के साथ लेने का सलाह दे पेशेंट को, क्योंकि उसको जो है थायराइड ग्लैंड हट चुका है तो आवश्यक हार्मोन के लिए T3 और T4 जो है उसको गोली लेना पड़ेगा। ठीक है, ये बताना चाहिए। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे द एंड होता है, चाहे आपका लक्षण पूछे, ठीक है, चाहे आपका पूछे ग्वाइटर होता क्या है, या अगर किसी से पूछ दे कि घेगा रोग में कौन सा जो है सर्जरी होता है तो थायरैक्टोमी होता है, जो कि आपको उसके बारे में सर्जरी के बाद ये सब चीज़ें लिखा गया था नर्सिंग देखभाल। समझ गए। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि नेक्स्ट प्रश्न है दवाई और बीमारी उपयोगी विभिन्न बीमारियों में उपयोगी दवाइयाँ। ठीक है, देख लीजिए
प्रश्न है, दवाई है इस बगल और इस बगल बीमारी है, इस बगल उपयोगी बीमारी है और इस बगल दवाई है, कौन से बीमारी में कौन सा दवाई है देख लीजिए। आपसे एग्जाम में जो है 5 नंबर या 10 नंबर में पूछ देगा यहाँ से, तो जो है आप यहाँ से अच्छा से कर पाएंगे। मुश्किल से देख लीजिए कितना है, मैं बता देता हूँ, ज़्यादा नहीं, मात्र 16 है। इसको आसान करना, याद करना आसान है, बहुत सारा आपको याद भी होगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए। देखिए डेप्सॉन है, मैं ये सब करा चुका हूँ लेकिन फिर भी करा देता हूँ। डेप्सॉन है, डेप्सॉन कहाँ पे दिया जाता है? त्वचा रोग जैसे डर्मेटाइटिस, अगर किसी को त्वचा रोग हो गया है जैसे डर्मेटाइटिस, तो यहाँ पे जो है डेप्सॉन दिया जाता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट है आपका क्लोरमफेनिकल। क्लोरमफेनिकल जो है आपका यह कंजक्टिवाइटिस में काम आता है, समझ गए ना। आँख के जो रोग होता है कंजक्टिवाइटिस, इसमें काम आता है क्लोरमफेनिकल के, समझ गए। चलिए क्लोरोक्विन है, मलेरिया में काम आता है, आपको पता ही है। ठीक है, नेक्स्ट है इमेटिन। इमेटिन जो होता है या इमेटिक जो होता है उल्टी को प्रेरित करता है। अगर पूछ दे कि उल्टी को रोकने के लिए तो एंटी इमेटिक, समझ गए, एंटी लगा दीजिएगा तो मतलब उसके विरुद्ध में काम करेगा, समझ गए। डिजॉक्सिन, डिजॉक्सिन जो होता है हार्ट फेलुअर में दिया जाता है, समझ गए। किसी को अगर हार्ट फेलुअर होता है तो उस अवस्था में डिजॉक्सिन दवाई दिया जाता है, समझ गए। हिपरिन रक्त के थक्का बनाने में काम आता है, रक्त को जो है थक्का से रोकता है, बनने से रोकता है हिपेरिन, समझ गए। बेंजाइल बेंजोइट है, बेंजाइल बेंजोइट एस्केबिज, मतलब जो दाद खाज खुजली होता है ना, एस्केबिज, तो इसमें जो है आपका दिया जाता है बेंजाइल बेंजोनोइट, समझ गए। मेफेंटिन है, देखिए मेफेंटिन मतलब बीपी जब लो होता है तो मेफेंटिन दवाई दिया जाता है, मेफेंटिन दवाई दिया जाता है। जब बीपी लो होता है तो मेफेंटिन दिया जा सकता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे। लेसिक्स जो है एडिमा सोफ में दिया जाता है, अगर किसी को पानी भर गया है शरीर में पैर में तो जो है उसे लेसिक्स दिया जाता है, समझ गए। इंसुलिन जो है मधुमेह वाले रोगी को इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। पेरिनॉर्म, पेरिनॉर्म जो है यह मितली व उल्टी में दिया, अगर किसी को उल्टी और या मितली का मन करता है, जी मचलता है तो उसे पेरिनॉर्म दवाई देते हैं, समझ गए। चलिए नेक्स्ट है आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्षय रोग टीबी का दवाई है। स्ट्रेप्टोमाइसिन किसका दवाई है? टीबी का दवाई है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट है आपका मेबेंडाजोल। मेबेंडाजोल किसका है? तो मेबेंडाजोल जो है आपका एल्बेंडाजोल हो, मेबेंडाजोल हो, यह कृमि रोग है, ये आपका जो है पेट में जो कीड़ा बनता है उसके लिए अल्बेंडाजोल हो गया या मेबेंडाजोल हो गया, काम आता है, समझ गए। रेनिटाइडिन जो है स्टोमेच अल्सर, अगर किसी को अगर पेट में छाला पड़ता है तो जो है उसको रेनिटाइडिन दिया जाता है, समझ गए। पैरासीटामोल बुखार के लिए है, ठीक है। आइसोनेक्स, आइसोनेक्स क्षय रोग टीबी के लिए ही ये जो है आपका आइसोनेक्स होता है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन और आइसोनेक्स दोनों टीबी के लिए, समझ गए, याद हो गया। चलिए एक बार और जो है इसको रिपीट किया जाए, ठीक है, देख लीजिए। नीचे से ऊपर चलते हैं, सुनकर याद कीजिए, अच्छा रहेगा। रेनिटाइडिन किसके लिए है? देखिए इसको आप एक बार बंद कीजिएगा, ठीक है, इसको आप एक बार जो है बंद कीजिएगा और एक बार खुद से जो है सोचिएगा कि जो मेबेंडाजोल पढ़े हैं तो याद है कि नहीं, रेनिटाइडिन याद है कि नहीं, ठीक है। पैरासीटामोल, पेरिनॉर्म, लेसिक्स, ये सब याद है कि नहीं। ऐसे देख देख कर तो सब याद कर, लेकिन एक बार जब पढ़ लीजिएगा तो एक बार खुद से कोशिश कीजिएगा कि ये दवाई किसके लिए है। अब जैसे आपसे पूछ देगा कि क्षय रोग का दवाई लिखे, पूछ देगा एडिमा का दवाई लिखे, उसके बाद पूछ देगा स्टोमिक अल्सर मतलब पेट में का जो छाला होता है उसके लिए दवाइयाँ लिखे, रेनिटाइडिन। मितली और उल्टी को रोकने वाला दवाइयाँ कौन सा है? तो पेरिनॉर्म होता है, समझ गए। लेसिक्स है, एडिमा के लिए लेसिक्स होता है। निम्न रक्तचाप में मेफेंटिन होता है। तो ये सब याद रखने से होता है, समझ गए मेरे भाई बहनों, बिल्कुल। डेप्सॉन डर्मेटाइटिस के लिए होता है, समझ गए। क्लोरामफेनिकल कंजक्टिवाइटिस आँख में के लिए होता है। क्लोरोक्विन मलेरिया के लिए होता है। उल्टी प्रेरित करने वाला इमेटिक्स होता है, ठीक है। हार्ट फेलुअर में डाइजॉक्सिन दिया जाता है, डाइजॉक्सिन दिया जाता है, डिजॉक्सिन, समझ गए। रक्त को थक्का बनने से कौन रोकता है? हिपेरिन रोकता है। एस्केबिज जो है बेंजाइल बेंजोइट जो होता है आपका एस्केबिज में दिया जाता है। निम्न रक्तचाप मेफेंटिन में जो है निम्न रक्तचाप होता है, मेफेंटिन, मेफेंटिन निम्न रक्तचाप होता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखिएगा एडिमा, देखिएगा एडिमा, समझ गए। चलिए अब मैं इसको क्या करता हूँ, एक बार जो है मैं इसको जो है एक साइड का जो है क्या करता हूँ, इसको एक साइड का जो है मैं इसको ब्लैंक कर देता हूँ और आपको जो है क्या करना है बताना है, ठीक है। एक बार देख लीजिए और मैं आप सभी से पूछता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखिए
तो आपके सामने देखिए यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ, इधर बीमारी का नाम है और आपको जो है बताना है कि कौन सा दवाई था। अभी हम लोग देखे हैं तो देखिए प्रैक्टिस का मेन कारण यही है। प्रैक्टिस ऐसे ही होता है कि एक बार पहले आंसर को आप पढ़ लीजिए और उसके बाद माइंड में आप रिकैप कीजिए कि जो हम पढ़े हैं वो याद है कि नहीं, खुद से सोचना पड़ता है। अब जब सोचिएगा तो माइंड पर प्रेशर पड़ेगा, माइंड में चीज़ें घुसेगा, आप एक बार नहीं याद होगा अच्छी बात है, लेकिन नहीं याद होगा तो इसको आपको तो ये पता लगेगा ना कि कहाँ पे जो है हमसे दिक्कत हो रहा है, और वहाँ पे आप फोकस कीजिएगा तो वो चीज़ें माइंड में बैठ जाएगा। तो जैसे देखिए हम खुद से हमको भी मान गए, समझिए नहीं याद है। मैं आपको कोशिश करता हूँ कि ये सब दवाइयाँ का नाम बताने का। देख लीजिए, जैसे त्वचा रोग के लिए, डर्मेटाइटिस के लिए कौन सा दवाई हम लोग देखे थे, तो अभी हम लोग डेप्सॉन देखे थे ना, डेप्सॉन त्वचा, समझ गए। यहाँ पे देखिए डेप्सॉन हम लोग देखे थे। कंजक्टिवाइटिस के लिए क्या था, क्लोरामफेनिकॉल था ना। उसके बाद था हम लोग को मलेरिया के लिए क्लोरोक्यून था, समझ गए। उल्टी प्रेरित करने के लिए इमेटिन था। हार्ट फेल्यूर के लिए डिजॉक्सिन था। रक्त को थक्का बनाने के लिए हिपेरिन था, रोकने के लिए हिपेरिन। एस्केबिज था, बेंजोइट बेंजाइल, समझ गए। निम्न रक्तचाप के लिए क्या था, मेफेंटिन था जो कि निम्न लो बीपी में दिया जाता है। सोप था, लेसिक्स एडिमा जो दिया जाता है। मधुमेह के में कौन सा इंसुलिन दिया जाता है। तो ये सब जो है अभी तक देखिए बिना देखे हम बता दिए कि नहीं बताए। इसी प्रकार से एक दो बार पढ़ने से याद हो जाता है मेरे भाई बहन, और आपको याद करना पड़ेगा। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको 5 नंबर में बीमारी का नाम दे दे, कहेगा इसमें उपयोग होने वाले दवाइयों का नाम बताइए, तो कैसे बता पाइएगा, याद कीजिएगा तब ना। तो यही चीज़ें हैं, बाकी ये सब का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग जो है मधुमेह तक देख चुके हैं। अब चलिए हम लोग जो है आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग को एक बार मैं आपको इसका प्रैक्टिस करवा देता। देखिए, पेरिनॉर्म मिल्टी और उल्टी के लिए होता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्षय रोग के लिए। बेंडोजोल कृत्रिम रोग के लिए। कृमि रोग के लिए, मतलब कीड़ा के लिए पेट में। रेनिटाइडिन स्टोमेच अल्सर में दिया जाता है। पैरासीटामोल बुखार दर्द के लिए, ठीक है। और आइसोनेक्स जो होता है क्षय रोग ट्यूबरकुलोसिस में। अब देखिए कौन कौन लोग को जो है ये याद है, मैं यहाँ पे बताता हूँ, समझ गए। चलिए एक बार देख लीजिए कौन कौन लोग को जो है ये याद है, एक बार देख लीजिए। तो देख लीजिए आप लोग यहाँ पे, अब आप लोग को जो है बताना है, ठीक है। देख लीजिए मिल्टी या उल्टी के लिए कौन सा दवाइयाँ था, आपको जो है बताना है कमेंट करके। एक दवाइयाँ मिल्टी और उल्टी को रोकने के लिए कौन सा दवाइयाँ था, तो जो है आपको बताना है, ठीक है। दूसरा दवाइयाँ यहाँ पे देखिए क्षय रोग के लिए कौन सा दवाइयाँ था, स्ट्रेप्टोमाइसिन, समझ गए। कृत्रिम रोग के लिए मतलब अगर किसी को मेबेंडोजोल था और या इसी को एल्बेंडाजोल भी लिख सकते हैं, ठीक है। स्टोमिक अल्सर के लिए क्या होता है, तो रेनिटाइडिन था जिसको देखे हैं। बुखार के लिए पैरासीटामोल। एनाल्जेसिक जो है दर्द के लिए होता है, ठीक है। क्षय रोग जो होता है आपका टीबी में आइसोनेक्स, जो कि दूसरा देखे हैं, दूसरा दवाइयाँ था। एक क्षय रोग में स्ट्रेप्टोमाइसिन, और यहाँ पे क्षय रोग में और दवाइयाँ हैं जो आइसोनेक्स था, ठीक है। मिल्टी और उल्टी के लिए क्या था, देख लीजिए आप लोग यहाँ पे, देख लीजिए पेरिनॉर्म था मिल्टी और उल्टी के लिए, समझ गए। चलिए तो हम लोग जो है अब मिलते हैं अगले वीडियो में। इस बार एक दो बार पढ़ लीजिएगा, अच्छे से याद हो जाएगा, समझ गए। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। निम्न रक्तचाप के लिए मेफेंटिन, ठीक है। हार्ट फेल्यूर के लिए डिजॉक्सिन। कंजक्टिवाइटिस में क्लोरोमफेनिकॉल, समझ गए। मलेरिया के लिए क्लोरोक्यून, समझ गए। उल्टी प्रेरित करने के लिए इमेटिन। लेसिक्स एडिमा में फिर मिल्टी व उल्टी के लिए पेरिनॉर्म दवाइयाँ, समझ गए। ये सब याद रखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। AMSN 1 था, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।